मेरे पास 5 टॉप लेवल कैंपस ब्यूटी रूममेट्स हैं। रोज रात सोने से पहले हमें पर्ची निकालनी पड़ती है, जिसका नाम निकलता है मुझे उसकी रजाई में सोना पड़ता है। और ये ब्यूटीज गुस्सा होने के बजाय उल्टा मुझे अपने बेड पर सुलाने के लिए आपस में लड़ती हैं। पूरी सुनकर पुरानी बातों को भूलकर उसे अपनी टीम में रख लिया। और तो और अभी उसने कोई काम भी नहीं किया था और उसे इतनी बड़ी रकम मिल गई। ये तो 8 लाख है। ऑर्गेनाइजेशन में तो जानवरों की तरह काम करने और जान हथेली पर रखकर खून खराबा करने के बाद भी महीने के सिर्फ 2500 मिलते थे। इतना बड़ा दिल देखकर तो वो अपनी जान देने को भी तैयार था। अर्थ स्पिरिट किंग ने कांपते हाथों से बैंक कार्ड लिया और फिर से धराम से मेरे सामने घुटने टेक दिए। उसका माथा जोर से जमीन पर लगा और उसकी आवाज रोने वाली हो गई। छोटे मालिक, आपका ये एहसान मैं मरकर भी नहीं चुका पाऊंगा। आज से मेरी ये जान आपकी है। आप जहां बोलोगे वहां कूद जाऊंगा। मैं उसकी ये हालत देखकर अंदर ही अंदर गदगद हो रहा था, पर बाहर से मैंने अपना सीरियस रूप बनाए रखा। उठो, आगे से काम ढंग से करना, तुम्हारा फायदा ही फायदा होगा। लेकिन तुम्हें भी पता है कि मेरी आइडेंटिटी अभी बाहर नहीं आनी चाहिए, इसलिए मेरे ऑर्डर के बिना कोई भी कदम मत उठाना। समझ गए? एकदम समझ गया। और हाँ, आजकल स्कूल में एक लड़का मेरा नाम इस्तेमाल करके बहुत उधम मचा रहा है। आगे से अगर कोई भी तुम्हें खुद को लॉन्ग फैमिली का मालिक बताए तो उसकी बातों पर ध्यान मत देना, सीधा उसे कूट देना। किसी की इतनी हिम्मत कि छोटे मालिक का नाम खराब करे। अर्थ स्पिरिट किंग गुस्से से अपने दांत पीसते हुए मुके हवा में मारने लगा। छोटे मालिक, आप बेफिक्र रहिए। अगर मुझे ये साला दिख गया तो मैं मार मार कर इसकी टट्टी निकाल दूंगा। तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे तसल्ली मिल गई, पर हाँ, उसे कूटते वक्त मुंह पर कोई नकाब या मास्क पहन लेना ताकि तुम्हारी पहचान ना खुले। जी मालिक, एकदम याद रखूंगा। टैंग नाना के साथ डांस रूम से बाहर निकलते हुए उसने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में इतनी देर तक टिके रहोगे। टैंग नाना ने अब अपने प्रैक्टिस वाले कपड़े उतारकर एक ब्लैक गाउन पहन लिया था। उसके शरीर पर हल्का पसीना आ रहा था और कुछ बाल उसकी गोरी गर्दन पर चिपके हुए थे जो उसे और भी सेक्सी बना रहे थे। वो हल्की सांसें ले रही थी और सांस लेने के साथ उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। उस काले कपड़े के अंदर से वो शेप हल्का हल्का दिख रहा था। मैंने छुपकर एक नजर मारी। बड़े हैं, सच में बहुत बड़े हैं। फेंग युआन, टैंग नाना ने मुझे खोया हुआ देकर फिर से आवाज दी। आह, हा हा हा। मैंने अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से झूठी हंसी हंस दी। उसने थोड़ी टेंशन में पूछा, तुम्हारी शक्ल कुछ ठीक नहीं लग रही, क्या तुम थक गए हो? आज पहला दिन था, पर तुम्हारा फ्लो देकर मैंने तुम्हें थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करवा दिया। नहीं नहीं नाना, मैं बिल्कुल नहीं थका, मैंने जल्दी से हाथ हिलाते हुए कहा और अपनी नजरें उसकी मस्त फिगर से हटाने की कोशिश की। बस मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। शायद मुझे भूख लग रही है। मुझे भी भूख लगी है, तो क्या साथ में कुछ खाएं? बिल्कुल, मैंने बिना एक सेकंड सोचे हाँ कर दी। तंग नाना जैसी लड़की के साथ अकेले खाना खाने का मौका मैं कैसे छोड़ सकता था। हल्की सी हवा चली जिससे थोड़ी ठंडक महसूस हुई और डांस के बाद की गर्मी थोड़ी कम हो गई। खाना ऑर्डर करने के बाद टंग नाना ने अपने दोनों हाथ गालों पर रखे और बड़ी क्यूरियोसिटी से मेरी तरफ देखा। फंग युआन, तुम अचानक फ्रेशर्स पार्टी के लिए इतने पागल क्यों हो गए? पहले पूछा था तब भी तुमने ठीक से नहीं बताया। जाहिर सी बात है, मुझे वो सीक्रेट ग्रैंड प्राइज चाहिए। असल में मुझे भी चीजें कलेक्ट करने का शौक है। मैंने अपनी फेकम फेक वाली कहानी को ही आगे बढ़ाने का फैसला किया। मैं नहीं मानती। उसने अपनी आंखें हल्की सी छोटी की और उसकी नजरें एकदम तेज हो गई। पक्का कोई और वजह भी है? नहीं तो ऐसा क्यों बोल रही हो? उसकी तेज नजरें देखकर मैं घबरा गया और मेरी आंखें इधर उधर भागने लगी। तंग नाना ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, कुछ नहीं, बस मुझे फील हो रहा है कि तुम्हारे अंदर बहुत सारे राज छुपे हैं। शायद मेरा वहम होगा। हाँ हाँ, पक्का तुम्हारा वहम ही होगा। मेरे पास कौन से राज होंगे? मैंने जल्दी से टॉपिक बदलने की कोशिश की। अच्छा नाना, तुमने सोचा है कि तुम पार्टी के अगले राउंड में किसके साथ डांस करोगी? तंग नाना ने अपना सिर टेढ़ा करके मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की सी चालाकी थी। क्या बात है, तुम्हें इस बात की बड़ी टेंशन है? क्या तुमने यूयू के साथ जाने का प्लान नहीं बना लिया था? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। नाना, तुम्हें कैसे पता चला? गए काम से ऐसा क्यों लग रहा है कि तंग नाना को सब कुछ पता है। उसने अपना फोन हिलाकर दिखाया। तियन तियन ने मुझे सब बता दिया है। मैंने अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, यूयू वाला प्लान अभी फाइनल नहीं है। वो स्कूल के बाहर से है ना, तो मुझे डर है कि कहीं नंबर ना कट जाएं। इसलिए मैंने लंबी सांस खींची और हिम्मत करके पूछा, तो नाना, क्या तुम मेरी डांस पार्टनर बनोगी? मुझे हर हाल में चैंपियन बनना था और तंग नाना के साथ टीम बनाना सबसे सेफ ऑप्शन था। अगर वो मान जाती तो मेरे आइटम कार्ड्स जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते। तंग नाना एक पल के लिए सुन पड़ गई। उसने अपनी आंखें नीचे की और उंगलियों से मेज पर हल्के हल्के टैप करने लगी, जैसे कुछ सोच रही हो। सॉरी फेंग युआन, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। वो धीरे से अपनी कुर्सी से उठी और एकदम नॉर्मल आवाज में बोली, मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ। उसे जाते हुए देखकर मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो मुझे इतनी बेदर्दी से रिजेक्ट कर देगी। रेस्टोरेंट का वो मीठा म्यूजिक अब मेरे कानों में चुभ रहा था। मैं कुर्सी के पीछे सिर टिकाकर छत को घूरने लगा। मेरी शक्ल ऐसी हो गई थी जैसे मेरी दुनिया ही उजड़ गई हो। टैंग नाना के बिना अब फर्स्ट आना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। उधर वो वॉशरूम में गई
और शीशे में खुद को देखकर उसकी खुशी रोके नहीं रुक रही थी। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। फेंग युआन, पहले तुमने मेरे बॉयफ्रेंड बनने से मना किया था ना, अब तुम भी मजे लो। रिजेक्ट होने का स्वाद कैसा होता है अब तुम्हें पता चलेगा। टैंग नाना ने अपने माथे के बाल ठीक किए, एक लंबी सांस ली और अपने होठ चबाते हुए खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश की। उसे पता था कि अभी अभी उसने मुझे रिजेक्ट किया है और अंदर ही अंदर उसे थोड़ा बुरा भी लग रहा था। लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि कैसे मैंने पहले उसे रिजेक्ट किया था तो उससे रहा नहीं गया और उसने अपना छोटा सा बदला ले लिया। अभी मेरा एटीट्यूड भी काफी सच्चा लग रहा था। अगर उसे सच में वो बड़ा इनाम चाहिए तो मेरी डांस पार्टनर बनने में कोई बुराई नहीं है। अरे नहीं, मैं अचानक से उसकी बात मानने के बारे में क्यों सोचने लगी। टैंग नाना ने अपने दोनों गालों पर हल्का सा थप्पड़ मारा ताकि वो होश में आ सके। मैं भी क्या फालतू सोच रही हूँ, मुझे अपने डांस प्रोग्राम की तैयारी पर फोकस करना चाहिए, वो धीरे से अपने आप से बड़बड़ाई। उसी टाइम फैंग फैमिली के एक बहुत ही महंगे होटल के प्राइवेट रूम में, क्या सारे पेपर्स तैयार हैं? फैंग गोसुई ने अपनी टाई ठीक करते हुए अपने बगल में खड़े सेक्रेटरी से पूछा। हाँ फैंग बॉस, सब कुछ रेडी है, बस लॉन्ग फैमिली के छोटे मालिक का वेट है, उनके आते ही हम शुरू कर सकते हैं। फैंग गोसुई के चेहरे पर एक कमीनी सी स्माइल आ गई। लॉन्ग आवतियां को अपनी तरफ मिलाना उसके और उसके मंझले भाई के प्लान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। उसे कहीं से खबर मिली थी कि लॉन्ग फैमिली को जियांगचैंग के पोर्ट के बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट है और वो इसमें घुसने की फिराक में है। उसे बस एक मौके की तलाश थी और ये मौका खुद चलकर आ गया था। लॉन्ग फैमिली के पास अंधा पैसा था और जियांगचैंग के ज्यादातर पोर्ट फैंग फैमिली के कंट्रोल में थे। अगर लॉन्ग फैमिली अपना पैसा लगा दे तो उनकी जेबों में नोटों की बारिश होने लगेगी। पर दिक्कत ये थी कि उसका डरपोक बड़ा भाई फैंग गौची उन पोर्ट के बिजनेस पर सांप बनकर बैठा था और अपने दोनों छोटे भाइयों को इसमें घुसने का कोई चांस नहीं दे रहा था। वो बहाने बनाता था कि लॉन्ग फैमिली को सिर्फ पोर्ट नहीं चाहिए, बल्कि असल में उसे डर था कि लॉन्ग फैमिली के आते ही उसकी खुद की पावर कम हो जाएगी। ये सब सोचकर फैंग गोसुई का खून खौलने लगा और उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। शुक्र है कि मेरे और मंजले भाई के पास अभी भी पोर्ट की 2 जमीनें हैं। इस बार चाहे जो हो जाए मुझे लॉन्ग आवतियां के साथ डील फाइनल करनी ही है और अपने बड़े भाई की इस दादागिरी को तोड़ना है। तभी रूम के दरवाजे पर किसी ने हल्के से नॉक किया। फैंग गोसुई ने तुरंत अपने चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज किए और सीधा होकर बैठ गया। सेक्रेटरी ने जाकर दरवाजा खोला। वेटर के साथ लॉन्ग आवतियां अंदर आया। उसका चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था और वो लंगड़ा कर चल रहा था। शू जिंगजिंग और शैन चिंगचू ने उसे पकड़कर रूम के अंदर लाया। अरे लॉन्ग छोटे मालिक, आपके यहाँ आने से तो हमारा कमरा चमक उठा, फैंग गोसुई ने एकदम मक्खन लगाते हुए कहा और आगे बढ़कर खुद लॉन्ग आवतियां के लिए कुर्सी पीछे खींची। तभी उसकी नजर लॉन्ग आवतियां के पिछवाड़े पर बंधी पटियों पर पड़ी। ये देखते ही फैंग गोसुई के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। मैंने तो पहले ही सुना था कि लॉन्ग फैमिली के इस छोटे मालिक को अजीब अजीब शौक हैं। आज देख भी लिया तो बाहर जो ये चोट लगने का नाटक कर रहा है वो असल में सिर्फ एक बहाना है। असल में ये रात के मजे लेने का नतीजा है। मानना पड़ेगा लॉन्ग छोटे मालिक को, ऐसे मजे लेना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। इधर लॉन्ग आवतियां की तो पहले ही पिछवाड़े में भयंकर दर्द हो रहा था, ऊपर से फैंग गोसुई को अपने पिछवाड़े को ऐसे घूरते देख उसका दिमाग खराब हो गया। क्या घूर रहा है बे बुड्ढे? लॉन्ग आवतियां ने अपना दर्द कंट्रोल करते हुए फैंग गोसुई को ऐसी गंदी नजर से देखा जैसे उसे कच्चा चबा जाएगा। फैंग गोसुई समझ गया कि माहौल गर्म हो रहा है। उसने तुरंत अपनी वो अजीब सी नजर हटाई, खांसा और झूठी हंसी हंसते हुए बोला, लॉन्ग छोटे मालिक प्लीज बैठिए। आज आपको यहाँ बुलाने का मेन मकसद यही है कि हम बिजनेस के बारे में बात कर सकें। मुझे पूरा यकीन है कि आपकी लॉन्ग फैमिली की पावर और हमारी फैंग फैमिली की जियांगचैंग में पकड़ अगर दोनों मिल जाएं तो इस पोर्ट के बिजनेस में हम तहलका मचा सकते हैं। ये बोलते बोलते फैंग गोसुई ने सेक्रेटरी को इशारा किया और उसने सारे पेपर्स लॉन्ग ऑटियन के सामने रख दिए। लॉन्ग ऑटियन ने मजे से अपने पैर के ऊपर पैर रखा, कान में उंगली डालकर मैल निकाला और उसे हवा में उड़ा दिया। फैंग गोसुई की बातें तो उसके एक कान से घुसकर दूसरे से बाहर निकल रही थीं। फैंग गोसुई ने अपने माथे का पसीना पोंछा और अपनी झूठी स्माइल के साथ आगे बोला, लॉन्ग छोटे मालिक आप जरा इन पेपर्स पर नजर डालिए। हमारे पास पोर्ट की जो 2 जमीनें हैं उनकी लोकेशन एकदम गजब है। थोड़ा सा पैसा लगाते ही इसमें अंधा प्रॉफिट है। अगर लॉन्ग फैमिली इसमें पैसा लगा दे और हम साथ मिलकर काम करें तो ये ऐसा बिजनेस है जिसमें कभी लॉस नहीं होगा। लॉन्ग ऑटियन ने कान का मैल निकालने के बाद अब नाक में उंगली डाल दी। नाक का मैल निकालकर उसने फिर से उसे उड़ा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने फैंग गोसुई की एक भी बात नहीं सुनी। ये सब देखकर फैंग गोसुई अंदर ही अंदर पागल हो रहा था। हरामखोर कहीं का, इसके अंदर तो बिल्कुल भी तमीज नहीं है। उसका मन कर रहा था कि वो नाक का मैल वापस उसके मुंह में ठूस दे, लेकिन फिर भी वो अपने चेहरे पर एक बड़ी
बड़ी सी स्माइल चिपकाए खड़ा रहा। आखिर लॉन्ग ऑटियन के पीछे पूरी लॉन्ग फैमिली की पावर थी और अपने बड़े भाई को गिराने के लिए उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, इसलिए उसे किसी भी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल करना ही था। शेन चिंगचू साइड में खड़ी होकर लॉन्ग ऑटियन की ये सारी गंदी हरकतें देख रही थी और अंदर ही अंदर बहुत परेशान थी। लॉन्ग यून ग्रुप इस डील को लेकर बहुत सीरियस था। उसे और शू जिंगजिंग को जियांग चैंग खास तौर पर इसलिए भेजा गया था ताकि वो लॉन्ग ऑटियन की सिक्योरिटी कर सकें और इस डील को फाइनल करवाएं। लेकिन लॉन्ग फैमिली की गार्ड होने के नाते वो सिर्फ चुपचाप खड़ी होकर तमाशा देख सकती थी। उम्मीद है कि छोटे मालिक ये सब किसी प्लान के तहत कर रहे होंगे, उसने मन ही मन सोचा। वहीं सू जिंगजिंग एकदम अलर्ट थी और अपनी तेज नजरों से रूम के चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए थी। लॉन्ग छोटे मालिक, तो फिर इस डील के बारे में आपका क्या ख्याल है? फैंग गौसुई ने बड़ी उम्मीद से पूछा। रीबॉर्न होने से पहले लॉन्ग ऑटियन सिर्फ एक फूड डिलीवरी वाला लड़का था। उसे तो ठीक से पढ़ना भी तो बहुत दूर की बात है। अभी वो अपनी नाक साफ करने में बिजी था और अचानक टोके जाने पर वो बुरी तरह चिढ़ गया। अरे यार, जो मर्जी हो करो, मुझे क्या पता, तुम लोग खुद देख लो। सच में इस फालतू काम के लिए मुझे यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? लॉन्ग ऑटियन ने हाथ झटकते हुए कहा। उसका मेन काम तो स्कूल की सुंदर लड़कियों को पटाना था। इन बिजनेस के झमेलों से उसे कोई लेना देना नहीं था। अगर शेन चिंगक्यू ने उसे जबरदस्ती नहीं भेजा होता कि लॉन्ग फैमिली चाहती है कि वो खुद जाकर डील करे, तो वो अपनी शक्ल भी नहीं दिखाता। लॉन्ग ऑटियन की ये बात सुनकर फैंग गौसुई अंदर ही अंदर नाचने लगा। मतलब बात बन गई। उसने तुरंत मौका देखते हुए कहा, छोटे मालिक, जब आपको हम पर इतना भरोसा है तो क्यों ना हम अभी ये कॉन्ट्रैक्ट बना लें? आपका क्या कहना है? उसने सेक्रेटरी को आंख मारी और सेक्रेटरी तुरंत समझ गया और पॉइंट्स नोट करने लगा। लॉन्ग ऑटियन का दिमाग अब पूरी तरह पक चुका था। वो बस चाहता था कि ये सब जल्दी खत्म हो। उसने गुस्से में कुर्सी पर अपनी पोजीशन चेंज की, जिससे उसके पिछवाड़े की चोट पर जोर पड़ा और वो दर्द से तड़प उठा। लेकिन उसने अपनी शक्ल पर कुछ नहीं आने दिया और चिढ़ते हुए बोला, हाँ हाँ, जो करना है जल्दी करो, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। फंग गाओसुई तो खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था। उसने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ा दिया। छोटे मालिक सच में बहुत सीधा काम करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बस यहाँ साइन कर दीजिए और हमारी ये डील पक्की हो जाएगी। लॉन्ग ऑटियन ने मुंह बनाते हुए कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा और पन्ने पलटने लगा। वो सारी शर्तें और रूल्स उसे किसी एलियन भाषा की तरह लग रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था। छोटे मालिक, एक बार ठीक से पढ़ लीजिए, इतनी जल्दीबाजी में साइन मत कीजिए, क्या पता कॉन्ट्रैक्ट में कोई गड़बड़ हो। शेन चिंगचू ने जल्दी से आगे आकर लॉन्ग ऑटियन के कान में फुसफुसाते हुए कहा, मैडम, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम लॉन्ग फैमिली का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। फैंग गौसुई ने जल्दी से सफाई दी। उसे डर था कि कहीं बनी बनाई बात फिर से ना बिगड़ जाए। अरे यार, तुमने सुना नहीं इस बुढ़े ने क्या कहा? दोनों का फायदा है इसमें, लॉन्ग ऑटियन ने कहा। छोटे मालिक, ये बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। शेन चिंगक्यू अभी भी डरी हुई थी। अरे मुझे सब पता है, लॉन्ग ऑटियन ने मन ही मन सोचा कि बाहर में जाए कॉन्ट्रैक्ट, पीछे लॉन्ग फैमिली बैठी तो है संभालने के लिए, पहले साइन करके जान छुड़ाओ। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट पर अपना नाम लिखने वाला था, रूम का दरवाजा किसी ने बहुत जोर से लात मारकर खोल दिया। यहाँ कौन सा कमीना खुद को लॉन्ग ऑटियन बता रहा है बे? दरवाजे पर अर्थ स्पिरिट किंग खड़ा था। उसने अपने सिर पर एक काला कपड़ा बांधा हुआ था, जिसमें से सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी। उसके हाथ में एक कंटीला डंडा था और वो रूम में खड़े लोगों को खून पीने वाली नजरों से घूर रहा था। ये जंगली कहाँ से आ गया? तुझे पता नहीं ये कौन सी जगह है? फैंग गौसुई का दिमाग फट गया। अभी बस लॉन्ग ऑटियन साइन करने ही वाला था और पता नहीं कहाँ से ये बेवकूफ सारा खेल बिगाड़ने आ गया। असल में अर्थ स्पिरिट किंग को आज ही पैसा मिला था और वो बहुत ज्यादा खुश था। वो आज इसी महंगे होटल में दबाकर खाने पीने का प्लान बनाकर आया था। तभी उसने होटल के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड देखा जिस पर लिखा था, लॉन्ग फैमिली के छोटे मालिक लॉन्ग ऑटियन का बिजनेस डील के लिए होटल में स्वागत है। लॉन्ग ऑटियन नाम पढ़ते ही अर्थ स्पिरिट किंग को तुरंत मेरा ऑर्डर याद आ गया। आजकल स्कूल में एक लड़का मेरा नाम इस्तेमाल करके बहुत उधम मचा रहा है। आगे से अगर कोई भी तुम्हें खुद को लॉन्ग फैमिली का मालिक बताए तो उसकी बातों पर ध्यान मत देना, सीधा उसे कूट देना। अर्थ स्पिरिट किंग तो पहले ही मौका ढूंढ रहा था कि कैसे वो छोटे मालिक का एहसान चुकाए और यहाँ तो काम खुद चलकर उसके सामने आ गया था। अच्छा, तो तू है वो जो मेरे मालिक का नाम लेकर लोगों को बेवकूफ बना रहा है? आज तो मैं तुझे इतना कूटूंगा कि तू अपनी टटी खुद साफ नहीं कर पाएगा। सिक्योरिटी गार्ड्स कहाँ हैं? कमीने, इस दिमाग से पैदल आदमी को जल्दी उठाकर बाहर फेंको। फैंग गाओसुई गुस्से से आग बबूला हो गया था। तो लिंगवांग कहाँ फैंग गाओसुई को ये मौका देने वाला था? उसने सीधा अपना लोहे का कांटे वाला डंडा फेंक कर मारा और वो ठीक उसके सिर पर जोर से जाकर लगा। फैंग गाओसुई के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली और वो धड़ाम से जमीन पर गिर गया। ये देखकर सेक्रेटरी डर के मारे पूरी तरह पीली पड़ गई और दीवार के कोने में छुपकर बुरी तरह कांपने लगी। जिंगजिंग, यंग मास्टर को बचा, मैं इससे निपटती हूँ। शेन चिंगक्यू ने उसी सेकंड अटैक कर दिया। उसने एक ही झटके में अपनी तलवार तु लिंगवांग की गर्दन की तरफ चलाई। बहुत फास्ट है। तु लिंगवांग अंदर ही अंदर डर गया। उसकी बॉडी ने अपने आप पीछे की तरफ बेंड होकर अटैक को डॉज किया। शेन चिंगक्यू की ये तलवार की धार बहुत खतरनाक थी। तलवार की धार तु लिंगवांग के गाल को हल्के से छूती हुई निकल गई
और वहां खून का एक निशान छोड़ दी। तो लिंगवांग ने जैसे ही होश संभाला, उसमें जल्दी से हाथों से हैंड साइंस बनाए और हल्की आवाज में चिल्लाया, अर्थ जुत्सु मड वॉल। एक ही सेकंड में जमीन के अंदर से एक बहुत मोटी मिट्टी की दीवार निकलकर खड़ी हो गई और उसने तो लिंगवांग और शेन किंगक्यू के बीच रास्ता ब्लॉक कर दिया। शेन किंगक्यू का पहला अटैक मिस हो गया था। उसने हल्के से अपनी भौहें सिकुड़ी। क्या सच में इसके पास अर्थ एलिमेंट का चक्र है? मेरा और सू जिंगजिंग दोनों का चक्र वाटर एलिमेंट का है। लगता है इसके अर्थ जुत्सु को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। उसने अपने हाथ की छोटी तलवार और टाइट पकड़ ली और उस मिट्टी की दीवार के चक्कर लगाते हुए अटैक करने का नया मौका ढूंढने लगी। उधर सू जिंगजिंग ने जल्दी से मुझे अपने पीछे करके प्रोटेक्ट किया और बहुत अलर्ट होकर तो लिंगवांग को घूरने लगी। उसने अपना हाथ चुपचाप अपने कपड़ों के अंदर डाला और अपनी कुनाई को पकड़ लिया। तो लिंगवांग भी अंदर